नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। उत्तराखंड के सीएम धामी ने काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवासीय योजनाओं का शिलान्यास किया। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने देश में कथित रूप से बढ़ती आय असमानता और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली से ज्यादा गुजरात में बिताते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम धामी ने काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवासीय योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7000 से ज्यादा परिवारों को मकान आवंटित किए। शिलान्यास और लोकार्पण का यह कार्यक्रम काशीपुर से उदयराज हिंद इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया था। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश के आवासीय मंत्री भी शामिल रहे। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17,000 से अधिक आवासों का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी प्रधानमंत्री ने काशीपुर से आवासीय योजना के तहत जिले की 9 शहरों की योजनाओं का शिलान्यास किया। उसमें प्रधानमंत्री का आभार भी माना। आवास बनने के बाद 7,000 से ज्यादा परिवारों को मकान आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2024 तक जरूरतमंद परिवारों के पास अपना मकान हो। मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इसके साथ ही उत्तराखंड वन विभाग और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद्र घातोड़ी भी मौजूद थे। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री व गोरक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि की मान में रविवार गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ नवमी तिथि के मान में कन्या पूजन व 10वीं तिथि पर गोरक्षक पीठ के निकलने वाले परंपरागत विजय शोभा यात्रा तक गोरक्ष भूमि पर उपासना रहेंगे। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे गोरक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा का पूजा अनुष्ठान किया और पूरे विधि विधान से संपन्न भी किया। हवन कर उन्होंने आदिशक्ति से लोक कल्याण की मंगल कामना भी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने देश में कथित रूप से बढ़ती आय असमानता और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की है। आरएसएस के महासचिव ने कहा कि गरीबी हमारे सामने दानव जैसी चुनौती है। हालांकि होसबले ने यह भी कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और केंद्र सरकार की कई अन्य पहलों जैसे एफपीओ, जनधन योजना और स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल क्रांति से संबंधित कार्यक्रम की सराहना भी की। संघ के स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित एक वेबिनार कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बात का दुख होना चाहिए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपये से भी कम कमा सकते हैं। गरीबी हमारे सामने एक दानव जैसी चुनौती बन चुकी है। यह महत्वपूर्ण है कि दानव को हम खत्म करेंगे। उन्होंने अर्थव्यवस्था में
खराबी के लिए पिछली सरकारों को दोषापूर्ण आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में 4 करोड़ बेरोजगार है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2.2 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.8 करोड़ बेरोजगार अभी भी है। श्रम बल सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 7.6% आंकी गई है। रोजगार पैदा करने के लिए हमें न केवल अखिल भारतीय योजनाओं की आवश्यकता है बल्कि स्थानीय योजनाओं का भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थाओं में से है। भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की आय का 5वां हिस्सा है और साथ ही में देश की 50% आबादी को कुल आय का केवल 13% ही मिल सकता है। उन्होंने पूछा कि यह अच्छी स्थिति है। इसके बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति में क्या क्या बदलाव आए हैं उसकी भी बात कही। इसलिए शास्त्र और लोक के बीच के इस भेद को हमें एक दृष्टि से दो क्लासिफिकेशन समझने के दृष्टि से करना अलग है, लेकिन राष्ट्र की अभिव्यक्ति, समाज की चेतना, मनुष्य की उन्नति, हम सबके जीवन के धर्म को निभाने का जो कार्य है, इसमें इस भेद को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लगता है। तो अभी लोक मंथन के इस लोक परंपरा के जो अंतिम सत्र में हमें यह परंपरा कहते हैं। परंपरा कहेंगे तो यह हम क्या कह रहे हैं? परंपरा जो 100 साल पुराने तक था तो वो परंपरा है। आज वह म्यूजियम पीस, वह सेमिनार के विषय, वह पुस्तक के अंदर लेखों में प्रकट होने वाली बात, वह चित्रों में कहीं रहे, जीवन में उसके कोई प्रत्यक्ष स्थान है या नहीं है। यह यदि परंपरा है, उस परंपरा को अगली पीढ़ी में देते हुए अपने को उसको जीवन में प्रयोग और अनुभव करते रहना, तभी वो परंपरा होती है। जिस समाज ने इस परंपरा को रोक दिया, अगली पीढ़ी को उसको देने के लिए समर्थ नहीं बना, अपने लिए वो प्रयोग करने के परिश्रम उसने नहीं किया, वो परंपरा टूटती है और वह म्यूजियम पीस बनकर रह जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों से दिल्ली से ज्यादा गुजरात में दिन बिता रहे हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल एक के बाद एक गुजरात दौरा कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने वादा किया कि यदि उनकी पार्टी गुजरात की सत्ता में आई तो प्रत्येक गाय के लिए पालक को रोजाना 40 रुपये दिए जाएंगे और गैर दुधाऊ मवेशियों के लिए प्रत्येक जिले में एक गौशाला बनाई जाएगी। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस आपके मतों को काटने के लिए एकजुट है। खुफिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पार्टी राज्य में अगली सरकार बना रही है। केजरीवाल ने राजकोट में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में हम प्रत्येक गाय पर 40 रुपये रोजाना देते हैं। दिल्ली सरकार इसमें से 20 रुपये देती है और बाकी 20 रुपये नगर निगम देता है। अगर गुजरात में आपकी सरकार बनती है तो हम गायों को पालन के लिए प्रत्येक गाय पर 40 रुपया रोजाना देंगे। उन्होंने बताया कि गैर दुधाऊ और आवारा पशु के लिए प्रत्येक जिलों में गौशाला बनाई जाएगी। केजरीवाल ने वादा किया कि आप सरकार राज्य में गायों की बेहतरीन आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ से केजरीवाल ने अहमदाबाद में जिस रिक्शा चालक के यहाँ रात्रि भोज किया था उसे बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह लोग के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया रात्रि भोज के लिए और मैं बिना सोचे वहां पे गया था। वे अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी को मत दे सकते हैं। हम सब लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर गाय के साथ अनदेखी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है,
वो बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ महीने जब जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की। दिल्ली में हम लोग हर गाय के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं। 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर, तो हर गाय के रखरखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। और हर जिले के अंदर पांजरा पोल बनाया जाएगा, ताकि जो ऐसी गायें हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं या जो सड़क पे घूम रही हैं, उनको भी वहां पे उनका भी रखरखाव किया जा सके। और भी गाय के लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हुए कहा कि वहां भर्ती मरीजों से बातचीत भी की। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की थी। उनके बाद वार्ड का निरीक्षण किया और अस्पताल परिसर में बैठे मरीजों से, तीमारदारों से बातचीत की और सुविधा के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार और सीएमएस राकेश सिंह को दवाइयाँ को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला से बूथों पर हुए कार्यक्रम के तहत कार्यक्रमों की जानकारी भी ली। जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सभी बूथों पर 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित हुए थे। अब सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से भी बातचीत की थी और वही स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक के जनपद के दौरे के कारण सामुदायिक अस्पताल को अवकाश में खुला रखा गया था। चिकित्सकों ने व्यवस्था को दुरुस्त रखा था। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान, अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो, और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हा? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा।
वहीं 6 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए कहा कि 3 नवंबर को 6 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को काउंटिंग के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 15 अक्टूबर को होगी। वही नाम वापसी की तारीख 17 अक्टूबर तक है। वहां बता दें कि जिन 6 राज्यों की 7 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें बिहार के मोकामा और गोपालगंज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की गोकर्णनाथ, हरियाणा का आदिमपुर, तेलंगाना का मुनुगोडे और ओडिशा का धर्मनगर है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने सवाल उठाते हुए कहा है कि टारगेटेड हिंसा के मामले में देश ने शायद ही कभी राज्य की जवाबदेही देखी हो। सीतलवाड़ ने कहा कि गिरीश पटेल स्मरणांजलि व्याख्यान देते हुए उन्होंने लक्षित हिंसा की कहानी के आधार की शुरुआत भड़काऊ भाषणों और नफरती लेखन के साथ होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे हिंसा के पीड़ितों को अपराधी के लिए सजा सुनिश्चित करने के कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सीतलवाड़ ने कहा कि नतीजा क्या है, हमारे देश में राज्य की जवाबदेही विरले ही होती है। 1984, 1992 और 2002 के मामले में कितने लोगों को सजा दी गई, ये सवाल हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि गहरे दूरीकरण के मुद्दे पर जनता के बीच काम करना आसान नहीं है और इस पर सोशल मीडिया का प्रभाव भी बहुत अधिक है। सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि देश में जो प्रक्रिया दिखी जा रही है वह यह है कि हिंसा को अंजाम देने वालों लोगों को सत्ताधारी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। इसका पुराना इतिहास है। उन्होंने दावा किया कि 6 सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद जो हुआ वह खुद को दोहराता हुआ प्रतीत होता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बिहार से पश्चिम चंपारण जिले से जन सुराज अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने इस पदयात्रा की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चन करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की। बता दें कि इस अभियान के तहत प्रशांत किशोर 3500 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं और पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर बिहार के हर पंचायत और प्रखंड में पहुंचने का प्रयास कर रहे। अनुमान है कि इस पदयात्रा को पूरा करने में लगभग 1.5 साल तक का समय लगेगा और इस बीच वो पटना या दिल्ली नहीं लौटेंगे। वहीं पटना से पश्चिम चंपारण के लिए निकलने से पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लिया है। पहला महत्वपूर्ण कदम है समाज की मदद में एक नई और बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखें और अगले 12 से 15 महीनों में बिहार के शहरों, गांवों और कस्बों में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा पश्चिम चंपारण के मितिहारवा में गांधी आश्रम से शुरू की थी। आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई, अपने बेटे को रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़े। जहाँ रहते हैं आप बताइए, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ का जवान आदमी मजदूरी करने घर छोड़कर बाहर नहीं गया है। 10,000, 12,000, 15,000 रुपया के लिए पूरा साल लोग देश के सुदूर राज्यों में दूर जाकर परिवार छोड़कर उसको काम करना पड़ता है। अगर वो पैसे का व्यवस्था यही होता तो कोई अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहता। कैसे होगा? जो आदमी मंच पर खड़ा होता है वो बताता है कि हम ही वो आदमी हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। मैं आपको आज बताने आया
कर रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर के पास ये बुद्धि और ताकत नहीं है कि हम सबकी जिंदगी बदल दे। अगर कोई आदमी कोई दल ऐसा कहता है तो आपको सिरे से मूर्ख बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं करने वाला। कैसे होगा? समाज के प्रयास से होगा। आपके हमारे मिलकर प्रयास करने से ही स्थिति सुधरेगी। आपको ये समझना होगा कि बिहार की स्थिति तब सुधरेगी जब समाज में जो सही लोग हैं, जो समाज को समझते हैं, जिनमें काबिलियत है, पैसा हो न हो लेकिन समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा है, ऐसे लोगों को अगर जीत कर आगे बढ़ाया जाए तो ही समाज का भला हो सकता है। इसी अभियान को लेकर यहाँ आए हैं, रैली करने नहीं आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं। आज अभी यही आपके गांव से चलना शुरू करेंगे, पदयात्रा शुरू करेंगे और पूरे बिहार में सारे ब्लॉक, जितने प्रखंड हैं, जितने शहर हैं और जितने ज्यादातर पंचायत हैं, वहां पैदल चलकर खुद आपसे मिलने के लिए आएंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके शहर में हजारों ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनसे मेरा परिचय नहीं है। वो हमारे पास आए या ना आए, हम ही उनके पास चल कर जाएंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे आखिर क्या आपकी समस्या क्या है, क्या करने से आपकी जिंदगी बेहतर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीते दिन 3 दिनों से कर्नाटक में है। इस यात्रा में राहुल गांधी बदनवालू से मैसूर तक 10 किलोमीटर से अधिक तक चले और सड़क में दोनों ओर दर्शकों की भीड़ ने उनका स्वागत भी किया। इसके बाद शाम को मैसूर में एक रैली को संबोधित भी किया। राहुल रैली को संबोधित कर रहे थे तब तेज बारिश हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपना भाषण नहीं रोका। इस दौरान भाजपा पर कई निशाने साधे और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एकजुट करने के लिए हम कोई नहीं रोक सकता। बारिश तेज होने के बाद भी राहुल ने भाषण जारी रखा था और इस दौरान भीड़ ने उनका उत्साह भी વધાरा। राहुल ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यह यात्रा जारी रहेगी और रुकेगी नहीं। बारिश हो रही है लेकिन बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड भी इस यात्रा को रोक नहीं सकती। गांधी ने सभा में कहा कि नदी जैसी यात्रा जारी रहेगी और इस नदी में आपको नफरत या हिंसा का कोई निशान नहीं मिलेगा। मैसूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता, जिसका उद्देश्य भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाई गई घृणा और हिंसा को रोकना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी नफरत और हिंसा फैलाए, यह यात्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और लोगों को एकजुट करेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पूरा का पूरा फायदा चुने हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। बीच में कर्नाटक और हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता पिस रही है। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को महाअष्टमी के मौके पर पटना के शीतला माता मंदिर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने आम भक्त की तरह माता जी की पूजा की
उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर शीतला मंदिर की पुरखा सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस दुर्गा पूजा में सीएम ने श्रद्धा भक्ति ज्यादा देखी जा रही थी। उन्होंने माता के आगे शीश नवाज कर चरण छुए और पुरोहितों से भी आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुरोहितों ने टीका लगाकर माता की चुनरी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शीतला मंदिर में पूजा अर्चन के बाद नीतीश कुमार पटन देवी मंदिर पहुंचे थे और मां से आशीर्वाद लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश बीती रात भी पटना के पूजा पंडाल में पहुंचे थे। मां का पट खुलने के बाद पंडाल में जाकर उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन किए और आरती में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पटना के कई मंदिरों और पूजा पंडालों का दौरा किया। उन्होंने पदाधिकारियों को हार के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को और उपद्रवी तत्वों पर सख्ती कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सीएम शीतला माता मंदिर पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि सीएम ने महाअष्टमी पर विधिवत शक्ति की पूजा की। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। राजस्थान में सत्ता और संगठन को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। पायलट और गहलोत खेमे में बटी कांग्रेस में लगातार अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने के बाद राजस्थान में नेतृत्व बदलने पर किसी की नजरें टिकी हुई है। इसी बीच गांधी जयंती और सिरोही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण के मौके पर सिरोही विधायक और मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया। लोढ़ा ने अपने संबोधन में गहलोत सरकार के 5 साल पूरे करने पर संशय जाहिर किया। किसी विकास कार्य के बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने सलाहकार ने कहा कि अगर सरकार जनवरी तक नहीं रही तो बचे हुए विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। लोढ़ा ने इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। मालूम हो कि संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक है और सरकार को समर्थन कर रहे हैं। गहलोत के करीबी माने जाते हैं। बता दें कि लोढ़ा के बयान के बाद चर्चा तेज हो चुकी है। गहलोत सरकार जनवरी से पहले गिर सकती है। हालांकि विधायक ने सीधे तौर पर सरकार गिरने की बात नहीं की। अंतिम प्रक्रिया में है। उम्मीद करता हूं अगर सरकार कायम रही तो जनवरी में उस काम को भी चालू करेंगे। आपके पड़ोस में कोर्ट बना रहे हैं 8 मंजिल का, उसका भी काम चालू हो गया है। बहुत से हमारे बुजुर्ग, हमारे डीजे साहब ऊपर बैठते थे तो उनको उनकी कोर्ट में अपीयर होना है तो जाने में बहुत कठिनाई होती थी, तो वो भी शुरू हो रहा है। और उसके ठीक बगल में सिरोही का मिनी सचिवालय की स्वीकृति अंतिम प्रक्रिया में है। 50 करोड़ रुपए लगा करके उसका निर्माण करेंगे। अभी एसपी साहब और कलेक्टर साहब अलग अलग जगह बैठते हैं, इन दोनों को एक ही बिल्डिंग में लाएंगे।
इसके अलावा भी और भी कुछ बातें मैं बता सकता था विकास से रिलेटेड, लेकिन समय की जितनी सीमा है, आप सब लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। मैं इस मौके पर आपकी भावनाओं में अपनी भावना सम्मिलित करते हुए पूज्य महात्मा गांधी को विनम्रता से नमन करता हूं, और जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं उनको एक विनती जरूर करना चाहता हूं कि आप महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, आनंदित तो होंगे ही, लेकिन इतने मजबूत बन जाएंगे कि कभी किसी के सामने आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। आप सबके आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद सरस्वती सामुदायिक भवन में 4000 से ज्यादा कन्याओं का पूजन किया गया। निमंत्रित इन कन्याओं को अलावा 1000 के करीब अन्य कन्याएं भी शामिल हुई थी, उनका भी पूजन किया गया। श्री कृष्ण मित्र मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों की कन्याएं शामिल थी। मंडल के कार्यकर्ताओं ने बेटियों के पैर धुए, फिर पंडाल में बिठाकर स्नेहपूर्वक भोजन करवाया। बच्चों ने हलवा, पूड़ी, चने, नमकीन और आलू मटर की सब्जी का आनंद भी उठाया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों से बेटियों को लाया गया था। मंडल के कार्यकर्ताओं ने चौकियों पर थाली सजाकर भोजन परोसा और मनुहार की। भोजन के बाद बेटियों का पूजन किया गया और पान खिलाकर श्रद्धानुसार भेंट भी दी गई थी। बेटियों को कुछ बेटियां तो देवी स्वरूप भी सज धज कर आई हुई थी। देवी स्वरूपा कन्याओं के आगमन पर उनका आदर पूर्वक पंडाल में स्वागत किया गया था। ये हमने आज से 15 साल पहले 9 कन्याओं से चालू किया था, शुरुआत की थी, और फिर इसके साथ बढ़ते आज 2022 में 41 कन्याओं का भोजन श्री कृष्ण मित्र मंडल के द्वारा सभी मित्रों के द्वारा रखा गया है, और इसमें पूरे कोटा के सभी मित्रों का सहयोग होता है। और आज हमने कोई टारगेट नहीं लिया, लेकिन अभी तक करीबन 3500 कन्याएं भोजन कर चुकी है। और हम जो है मतलब कोटा की एक बस्ती में जाते हैं, एक बस्ती में हर वॉलंटियर से बात करते हैं, हर लिस्ट बनाते हैं, वहाँ से कन्याओं की कन्विंसिंग करते हैं। और टोटल करीबन 17-18 बस्तियाँ कोटा की, 17-18 बस्तियों में करीबन 15-20 बसें लगती है और करीबन 150 ऑटो लगते हैं। तो मंडल द्वारा ये 15वां आयोजन है, और इस 15वें आयोजन में जैसे आपने बताया कि मात्र 7 कन्याओं से चालू किया था, और आज 4141 कन्याओं का पूजन और भोजन दोनों किया जा रहा है। तो मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल के अध्यक्ष राजेश माहेश्वरी, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि किस तरह का इन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक एक कन्याओं को सारे कार्यकर्ता बंधु बहुत प्रेम से भोजन करा रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। एक देखने लायक इनकी मिसाल। पंजाब पुलिस ने चमकौर साहिब इलाके से 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूलर का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि इस आतंकी मॉड्यूल का संचालन कनाडा स्थित आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला द्वारा किया जाता था, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स के कनाडा निवासी प्रमुख हरदीप सिंह का करीबी सहयोगी है। बताया जा रहा है कि ये लोग ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार मंगवाते थे और उन्हें आगे सप्लाई करते थे। गिरफ्तार लोगों की पहचान मोगा के गांव चांद तक नया निवासी विजा उर्फ उन गगन और गांव गंजी गुलाब सिंह वाला के निवासी रंजोत सिंह और ज्योति के रूप में हुई थी। पुलिस ने इनके पास से एक रिवॉल्वर और पिस्तौल के अलावा 21 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने फिरोजपुर और आरिफ के गांव के एक जगह पर 47 और 2 मैगजीन और 60 कारतूस बरामद किए थे, जिसके बाद यह गिरफ्तारी की गई थी। और जांच के पता चल रहा है कि खेप को आतंकवादी अर्श डाला के निर्देश पर एक ड्रोन का उपयोग करके गिराया गया था। अजमेर में एक रात में 500 मीटर दूर 2 घरों में लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। लूट की कोशिश एक बिल्डर के घर में की गई। वहीं
जज के घर में चोरी करने में चोर कामयाब हो गया था। सुबह जब चौकीदार घर पहुंचा तो उसे ताले टूटे मिले थे, जिसकी सूचना जज के रिश्तेदारों को दी गई। चोरी की सूचना पर क्रिश्चियनगंज थाना प्रभारी थाने के जाब्ते के बाद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। चोरों ने जज के मकान से सोने चांदी के जवेरात सहित हजारों की नकदी नोट की चोरी की थी। जज व उनका परिवार ओडिशा यात्रा पर गया हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। पंचशील नगर बी ब्लॉक निवासी जिला एवं सेशन न्यायाधीश राकेश कुमार देर रात चोरों ने घर में प्रवेश किया था और अलमारियों के ताले तोड़कर सामान को बिखरते हुए सारा सामान चोरी कर फरार हो चुके हैं। सुबह जब न्यायाधीश के घर का चौकीदार वहीं पे पहुंचा तो ताले टूटे हुए मिले थे, जिसके बाद चौकीदार ने इसकी सूचना जज के मामा प्रभात सोगनी को दी थी और मौके पर पहुंचने पर घर का सामान बिखरा हुआ मिला था। मैंने आके देखा तो सब ताले टूटे हुए थे अलमारियों के, जितनी भी अलमारियाँ 8-7 अलमारियाँ हैं, और सामान थोड़ा बिखरा हुआ था, किसी में नहीं था। चांदी की मूर्ति थी एक माइट भगवान की, और कुछ सिक्के विक्के और कुछ कैश था 40-50 हज़ार करीबन। मकान में क्या क्या वस्तु या जेवरात चोरी हुए हैं, ये मकान मालिक, न्यायिक अधिकारी व उनके परिवार के सदस्य आने पर ही पता चले। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ ने देश में जानमाल का काफी नुकसान किया है। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ ने 1500 से अधिक लोगों की जान भी ली थी। इसके अलावा 12,000 से अधिक लोग इस बाढ़ की चपेट में आए थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि जून के बाद देश में हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 1600 लोग मर चुके थे, जबकि 12,000 से अधिक घायल हुए थे। बता दें कि पाकिस्तान में जून 2022 के बाद बाढ़ जमकर बारिश हुई थी, जिसमें देश की बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी थी और जगह में भूस्खलन भी हुआ था। इसके कारण देश में हालात और भी खराब हो चुके थे। मानव जीवन, संपत्ति, कृषि और बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पाकिस्तान सरकार द्वारा देश 6 प्रांतों को 81 जिलों को आपदा प्रभावित घोषित भी किया था। इस भीषण बाढ़ से बलूचिस्तान, खैबर और सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। बलूचिस्तान स्थित श्मशान घाट में हिंदू महिला का दाह संस्कार किया गया था। इसके बाद अवशेष को हिंदू रिवाज के अनुसार प्रवाहित किया जाना चाहिए, लेकिन वह अज्ञात लोगों ने छेड़खानी की थी। इसे लेकर हिंदू समुदाय में क्रोध व नाराजगी थी। समुदाय के हजारों लोगों ने सोमवार में विरोध प्रदर्शन किया था। बलूचिस्तान के कालस शहर में हजारों लोगों ने रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था। दरअसल यहाँ के श्मशान घाट पर एक हिंदू महिला की अंत्येष्टि की गई थी और उसके बाद अवशेष के साथ छेड़खानी की गई थी। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल
तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुनो, तेल वेल सब खत्म हो गया। अरे संडे तक तो चलाओ यार। संडे क्यों? क्यों संडे? हर काम संडे। चेक करो डील शेयर ऐप। डील शेयर ऐप पर मिलते हैं इंडिया के सारे टॉप ब्रांड्स और हजारों लोकल ब्रांड्स भी। यहाँ बेस्ट क्वालिटी आइटम्स पर शहर में सबसे सस्ते डील्स पा सकते हैं, वो भी हर घंटे। और तो और फ्री डिलीवरी, डेली कैशबैक एंड कॉन्टेस्ट भी। अरे मान गया बाबा, लो अभी ऑर्डर करता हूँ ना। अरे ये क्या है? हाँ, मैंने तो कल ही ऑर्डर कर दिया था। अभी गूगल प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें और हर दिन बेहतरीन डील्स का फायदा उठाएं। डील शेयर, आपकी ऑनलाइन दुकान। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैट्रेस को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास. The Sleep Company mattress is log on to the sleepcompany.in. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। बता दें कि इमरान खान को महिला जज को धमकाने के मामले में स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इमरान खान को जब मोहसिन अख्तर कयानी ने 10,000 रुपये जमा कराने की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी है। इसके अलावा इमरान खान को 7 अक्टूबर से पहले स्थानीय अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों और चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। इमरान खान के दिए गए भाषण के कुछ घंटों बाद ही रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों को धमकी देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। स्थानीय मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ पुलिस के अनुरोध पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और साथ ही में यह भी माना जा रहा था कि पाकिस्तान पुलिस इमरान खान के बनीगला आवास पर छापेमारी भी कर सकती है। इमरान खान के वकील बाबर ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्डोगन ने कहा है कि अगर वे अंकारा के लिए अपने वादे पूरे नहीं करते तो नाटो गठबंधन में शामिल होने के उनके प्रयास को रोक देंगे। पिछले शनिवार को तुर्की की संसद में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि तुर्की ने बारीकी से निगरानी की है और स्वीडन और फिनलैंड द्वारा किए गए वादों को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे देश से किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते तब तक हम अपनी सैद्धांतिक स्थिति को बनाए रखेंगे। अंतिम निर्णय हमारी संसद द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी 30 सदस्य देशों द्वारा नाटो सदस्यता आवेदन को मंजूरी दी जानी चाहिए। हम बता दें कि अब तक हंगेरी और तुर्की को छोड़कर सभी नाटो सदस्य देशों ने स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता को मंजूरी दे दी है। इसके पहले मई माह में तुर्की ने घोषणा की थी कि वह नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड की मंजूरी को तब तक रोकेगा जब तक ये दोनों देश अपने क्षेत्र में सक्रिय कुर्द आतंकवादी समूहों का समर्थन करना बंद कर देंगे। पाकिस्तान में फिल्मी कलाकारों की नापाक हरकत सामने आई है, जिसके बाद वे बवाल मच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक घटना का वीडियो साझा करते हुए
दावा किया कि कुछ फिल्मी कलाकार जूते पहनकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब के परिसर में प्रवेश कर गए थे। इतना ही नहीं, बिना अनुमति के सभी ने काफी देर तक एक फिल्म का शूटिंग भी किया। जानकारी के अनुसार फिल्म लाहौर दर्जन पर मुस्लिम कलाकार पगड़ी बांधकर गुरुद्वारा में फिल्म का कुछ शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान गुरुद्वारा साहिब में आई संगत ने उन्हें जूता सहित अंदर देखा तो उन्होंने विरोध किया था। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद सुशील मोदी उस पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। कार्तिकेय सिंह का कोर्ट से वारंट का मामला हो या सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप, शिक्षा मंत्री कारतूस के साथ पकड़े जाने का भी मामला सुशील मोदी ने उठाया था, जिसके बाद नीतीश सरकार की खूब फजीहत हुई थी। कार्तिकेय सिंह का विभाग बदलना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कार्तिकेय के इस्तीफे के बाद सुशील मोदी ने कहा था कि पहला विकेट गिर चुका है और कई विकेट गिरने वाले हैं। जब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब सुशील मोदी ने कहा था कि 2 महीने में ही बिहार सरकार का दूसरा विकेट भी गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की फजीहत और होनी बाकी है। सुशील मोदी ने अपने अंदाज में नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले से ही वह कह रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाना चाहिए था नहीं, लेकिन उन पर गंभीर आरोप के सुधाकर सिंह भी भवन का आरोप है और राज्य खाद्य निगम का करोड़ों रुपये का इन पर बकाया है। गबन के आरोप में उन्हें जेल भी जाना पड़ता है और 60 लाख जमा करने पर भी उन्हें बेल मिलता था। दो महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, यानी 2 महीने में 2 विकेट गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और ये लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी, क्योंकि जगता बाबू का ये स्पष्ट मत है कि कृषि रोड मैप को चुनौती दे रहे हैं और कृषि बाजार समिति कानून को जो समाप्त किया गया था, उन दोनों चीज़ों को जगता बाबू चुनौती दे रहे हैं। तब ये मौज की लड़ाई नीतीश कुमार बनाम जगता बाबू की लड़ाई है कि जगता बाबू कृषि रोड मैप को समाप्त करने और बाजार समिति कानून को फिर से स्थापित करने के पक्ष में। तो देखते हैं कि कौन झुकता है। और हम लोगों ने तो प्रारंभ में कहा था कि कार्तिकेय सिंह को मंत्री नहीं बनाना चाहिए था, उस पर आपराधिक गंभीर आरोप हैं, उसका इस्तीफा हुआ। और हम लोगों ने सुधाकर सिंह पर भी आरोप लगाया था कि जो बिहार फूड सप्लाई कॉरपोरेशन है, राज्य खाद्य निगम, उसका करोड़ों रुपया इन पर बकाया है। इन पर गबन करने का आरोप है। इस आरोप पर इनको जेल जाना पड़ा था। 60 लाख रुपया जमा करने पर इनको बेल हुआ और अब ये बेल पर हैं। तो जिस व्यक्ति पर सरकारी राशि के गबन का गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले, अपनी रक्षा जरूरत के लिए भारत केवल हथियार का आयात नहीं करता, बल्कि अब यहाँ उन मुल्कों की सूची में भी शामिल है जहां निर्यात करते हैं। भारत के कुछ हथियार की विदेशी सेना में भी मांग बढ़ी है। रक्षा सौदों को लेकर भारत के कुछ मुल्कों के साथ डील फाइनल हो चुकी है। कुछ देश के साथ यह डील एडवांस स्टेज में चल रही है। कुछ ने भारत के साथ रक्षा उपकरण लेने की इच्छा जताई है। आइए इस कड़ी में जानते हैं कि भारत ने कौन से रक्षा उपकरण की धूम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता में इन हथियारों ने अपना लोहा मनवाया है। भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया में है। भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला भी किया है। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील समेत 15 देश अब तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं।
बीते 5 वर्षों में भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया में है। वियतनाम बीते 5 वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, हनोई ने ब्रह्मोस खरीदने का आवेदन वर्ष 2011 से रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों गरबा के रंग में नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए राघव चड्ढा पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात में आए थे। वह रोज न केवल गरबा के पंडालों में पहुंचते हैं बल्कि स्थानीय लोगों के साथ गरबा खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सांसद चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। इसमें वह सूरत में आयोजित गरबा पंडाल में गरबा खेल रहे थे। उन्होंने गुजरात की पुरातन संस्कृति और गरबा के माध्यम से जीवंत रखने की गुजरातियों का आभार भी प्रकट किया। बता दें कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सांसद राघव चड्ढा को गुजरात में पार्टी का सह प्रभारी नियुक्त किया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्साए लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर केस की सख्ती से जांच के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसका प्रभारी डीआईजी एंड ऑर्डर रेणुका देवी है। अंकिता मर्डर केस को लेकर एसआईटी टीम की प्रभारी रेणुका देवी ने कहा कि हत्याकांड केस के तीनों आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया जा सकता है, जहां इन मामले में उनसे गंभीरता के साथ पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में हमारे हाथ काफी महत्वपूर्ण सबूत भी लगे हैं। रिजॉर्ट पर मौजूदा रहे वीआईपी गेस्टों के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इनके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल इन संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। टीम के पास इस केस के पर्याप्त सबूत भी है। एसआईटी प्रभारी रेणुका देवी ने बताया कि हम तीनों आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंचे थे, जहां उनमें विस्तृति ली गई थी। इस जानकारी के बाद हमारे हाथ घटनास्थल से काफी अहम सबूत भी लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज से भी कई महत्वपूर्ण साक्षी मिले हैं। उन्होंने बताया कि हम टीम ने रिजॉर्ट और उनके पीछे स्थित अचार की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों से भी पूछताछ की है। इसके अलावा इस मामले में जुड़े राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भी इस विषय पर पूछताछ की गई है। पोस्टमार्टम सभी को पता है, पोस्टमार्टम पैनल ऑफ डॉक्टर के द्वारा किया गया है एंड उस पर पूरा पोस्टमार्टम का प्रोसीजर है, वो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है, वीडियोग्राफी हुआ है। और ये हमने डॉक्टर को टीम से काफ़ी डिस्कस किया है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में उनसे, एंड डॉक्टर को, पैनल ऑफ डॉक्टर्स को हमने घटनास्थल भी दिखाए। यही घटनास्थल है, यहाँ पर ही घटना हुआ है। सो घटनास्थल और पोस्टमार्टम का दोनों लेके डॉक्टर से मतलब रिपोर्ट भी लिया गया है। सो अभी तक का हमारा विवेचना में एविडेंसेस हैं, वो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई अलग नहीं है, मतलब कब घटना हुआ है और कैसे कैसे हुआ, उसको हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी हमें सपोर्टिव एविडेंस है। अभी घटना से जुड़ा हुआ विटनेसेस हैं, उनसे हमने पूछताछ किया है और हमने ये अक्यूज्ड को अभी पीसीआर में लिया था, हमने क्राइम सीन को भी उनको ले गए। सो उनमें हमने जानकारी हुआ है, वो सभी चीज़ें में कोई अलग नहीं है, कोई चीज़ अलग नहीं आ रहा है। हमने उनके रिसोर्ट के कितना भी कर्मचारी हैं उनसे हमने काफ़ी पूछताछ किया था। उसमें ये पता चला था उनको रिसोर्ट में रूम्स का कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरीज में रखे हैं। उसके सबसे टॉप क्लास का कैटेगरी वाला रूम्स है और उसमें कोई भी स्टे करते हैं उनको मतलब जनरली वीआईपी कहा जाता है, बिकॉज वो उस रूम में स्टे करते हैं। सो अभी तक का हमारा विवेचना में ये जान। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।